हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये हम आधुनिक आवर्त सारणी के जो पूछे हुए क्वेश्चन है 2018 में आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी में, जो उनको हम लेके आए हैं। जो आप देख रही होगी रुकमणी पब्लिकेशन जो 3700 वाली जो बुक है उसी में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन उनकी थ्योरी लिखी है मैंने पूरा। जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसके बारे में मैंने ये आपको दिख रहे होंगे साइड में जो राइट हाथ में, तो इनके बारे में मैंने काफ़ी लिखा है एक क्वेश्चन, लेकिन उसके बारे में थ्योरी में चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर मोड, पहला क्वेश्चन निकालिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं हैं 7, बी में 5 या 4 या 6। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है, 5 है, 4 है, 6 है। टाइम लगा देता हूं मैं, बताइए, सोचिए। तो अब इसमें उत्तर आता है 7। तो अब हम उपधातुओं के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु होती हैं। जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उपधातु कहा जाता है। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति धातु और उपधातुओं के मध्य में होती है। उपधातुओं की संख्या 7 है, जो कि बेरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलेरियम और पोलोनियम है। अब तक आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। कंप्यूटर मोड अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल रहा है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? कार्बन है, हीलियम है, नियोन है या हाइड्रोजन है? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? कार्बन, हीलियम, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन? बताइए कौन है? तो ये है आपका उत्तर, हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं स्थित एकमात्र गैर धातु है हाइड्रोजन, जो कि क्या है? एक उपधातु, वो अधातु है ये। ठीक है। प्रत्येक आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई एक निष्क्रिय गैस होता है। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धातुई गुण कम होता है और अधातुई गुणों में वृद्धि होती है, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धातुई गुण में वृद्धि होती है। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता है कि बताइए, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे हम, तो धातुई गुणों में क्या होगी? वृद्धि होगी, लेकिन अधातुई गुणों में क्या होगी? कमी होगी। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में फिर बढ़ती है, और वो बढ़ती है, वो 17वां वर्ग है ना, उसके बाद में बढ़ जाती है। और जो निष्क्रिय गैस है और पहला आवर्त है जो क्षारीय धातु बोलते हैं उन्हें, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो एक समान, दोनों की एक समान होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मोड अगला क्वेश्चन निकालिए। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन निकल रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो सोडियम का है, या एल्यूमिनियम का है, या आर्गन का है, या फिर मैग्नीशियम का है? निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे निकालते हैं, पहले ये दे रखा ना आपका 283, तो इनको हम जोड़ लेंगे तो कितने होते हैं? 283 कितने हो गए? 13। तो 13 पे कौन आता है आपका? इलेक्ट्रॉन विन्यास का। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा ना है, लेकिन हमसे परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु संख्या 13 पे कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? एल्यूमिनियम। लेकिन और उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 283 है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 26 होता है। एल्यूमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 है, यानी इसका फिर सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 281 है,
तो इसका परमाणु संख्या कितनी होगी? 11 होगी। क्यों कि 2 8 1 को जोड़ देंगे कितनी होगी? 11 होगी। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2 यानी कितने पे आती है? 12 पे। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 2 हो गया यानी कितने हो गए? 20। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है ना, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है, इसमें थोड़ा गलती सिद्ध की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? 15वें वर्ग में, या फिर 18वें वर्ग में, या फिर 16वें वर्ग में, या फिर 17वें वर्ग में? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं, यानी जिनका बाहरी है ना उसमें क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी किसी के लिए डोनेट कर नहीं सकते हैं या खुद ग्रहण कर नहीं सकते। ऐसा कौन से आवर्त में रखा गया है? और आपको क्वेश्चन में देख रहा है अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व बोलते किसे? 18वें वर्ग को बोलते हैं, यानी जो गैस होती हैं आपको उनको उत्कृष्ट अक्रिय गैस बोलते हैं, या फिर उन्हें शून्य वर्ग भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं, टाइम लगा देता हूँ, आपको और सोचना है, लेकिन 18 मैंने उत्तर बता दिया। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 18 वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की कुल संख्या 18 है। वर्गों की संख्या कितनी है? 18, और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु। मैंने पहले भी बताया था। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई एक अक्रिय गैस होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या 57 से 71 तक के जो बीच वाले जो तत्व होते हैं उनको हम लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। जो 89 से लेकर 103 के बीच में जो तत्व पाए जाते हैं जो एक सारणी में रखा गया है तो उनको हम एक्टिनाइड बोलते हैं। ये ध्यान रखना, एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये दोनों आते हैं, इनका कौन से वर्ग में आते हैं, यानी कौन सा ब्लॉक होता है इनका? वो एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन निकल रहा है आपका, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। बताइए, 5.5 से अधिक, या फिर 5.5 से कम, या फिर 4.5 से कम, या फिर 4.5 से अधिक? बताइए। यानी दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है 5.5। अब टाइम लगा देता हूँ, आप और सोचिए। 2 1 आपका टाइम खत्म हो चुका है। उत्तर बता देता हूँ, उत्तर है इसका बी, 5.5 से कम होता है। अब दांतों के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। तो दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। दांतों का एनिमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। दांतों का जो एनिमल्स होता है सबसे शरीर का कठोर पदार्थ होता है, उसे किसका बनाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से अगर कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है, जो कि अब की बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि हमारा शरीर किस पीएच मान पर कार्य करता है। सभी को चकमा आ गया और सभी 7.4 उत्तर दे रहे थे, क्योंकि रुधिर का दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी की किताब में से लिया हुआ क्वेश्चन है जी। लार का पीएच मान 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन निकल रहा है आपका, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पहले ये बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको? अगर वीडियो लग रहा है कमेंट में जरूर बताना वीडियो मेरा कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो इसी तरीका का वीडियो और भी देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंडों के लिए। ठीक है,
तो ऑप्शन देखते हैं, परमाणु से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहा जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं, या फिर सौर ऊर्जा बोलते हैं, या फिर नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, या फिर ऊष्मा ऊर्जा बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या फिर ऊष्मा ऊर्जा बोलते हैं? टाइम लगा देता हूं मैं आपके लिए 5 सेकंड का। समझिए, सोचिए, कुछ न कुछ सोचो, गलत लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन लगाओ जरूर। तो क्या उत्तर है? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु के बारे में और पढ़ लेते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान रखना। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तारों के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम को बनाया जाता है। ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम को बनाया जाता है। और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, 1808 में दिया था। ध्यान रखना, अगर ये पूछ ले सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया, तो वो कणाद ने बताया था, ठीक है। अगर परमाणु सिद्धांत पूछे तो जॉन डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन निकल रहा है, निश्चिंत रहिए, सोचो करो, कुछ क्वेश्चन लगाया करो। आप ऐसे मत रहा करो कि क्वेश्चन पता नहीं क्या है, क्वेश्चन हार्ड है। हार्ड क्वेश्चन भाई आजकल हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रुप डी के पूरे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये सभी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, मैंने कहीं अपनी यहाँ से नहीं लिए हैं, ठीक है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, पास्कल होती है, या डाइन होती है, या फिर ओम होती है? बताइए। तो दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? न्यूटन, पास्कल, डाइन, ओम? बताइए, टाइम लगा देता हूं आपके लिए, बताइए। 2, 1, 0, यानी क्या होती है? पास्कल, ठीक है। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। अब न्यूटन दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, तो न्यूटन किसकी होती है? बल की ऐसा इकाई होती है। और डाइन है, जे बल की क्या होती है? सीजीएस इकाई होती है। ओम है तो किसका प्रतीक होता है? वो किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। तो अब देखते हैं, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल है। पास्कल को पीए हिंदी में लिखा हुआ है, पीए द्वारा सूचित किया जाता है। न्यूटन का ऐसा ही मात्रक, न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ध्यान रखना, अगर कभी भी 1 डाइन बराबर पूछ लेता है तो 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ध्यान रखना इस बात का। तो अगला क्वेश्चन निकल रहा है आपके सामने, कंप्यूटर महोदय। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, मैंने विस्थापन की परिवर्तन दर पूछी है यहाँ पर, तो ये मैंने वेग में परिवर्तन की दर नहीं पूछी, यहाँ पे विस्थापन में परिवर्तन की दर पूछी है। ध्यान रखना, तो दूरी होती है, या फिर त्वरण होती है, या फिर वेग होती है, या फिर गति होती है? बताइए, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मैं आपके लिए टाइम लगा देता हूँ, टाइम लग गया है, ध्यान रखना जल्दी। दूरी, त्वरण, वेग, गति? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, वेग कहा जाता है। तो विस्थापन के बारे में हम और पढ़ लेते हैं। विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा किसी तय समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का वेग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर औसत वेग पूछा जाता है तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है हम उसे विस्थापन कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय, अगला क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन आपका निकल रहा है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? यानी किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? स्थायी ऊतक से, संयोजी ऊतक से, या फिर अधिचर्म कोशिका से बनी होती है? बताइए, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? स्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, अधिचर्म कोशिका, या मृदुतक?
टाइम लगा देता हूँ आपके लिए, सोचो कितना आप सोच सकते हैं, यानी लगाइए यार, क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी। और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। त्वचा हमारी बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। त्वचा ताप नियंत्रण में मदद करता है। वसा संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जालवत संयोजी ऊतक में तार जैसी कोशिकाएं होती हैं। पीला तंतु में ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। तो अगला क्वेश्चन निकल रहा है, कंप्यूटर महोदय जल्दी कीजिए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह से संबंधित है। अब ये यह से संबंधित है, यानी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या पूछना चाहता है। यानी पूछना चाहता है समूह 1 और आवर्त 1 से संबंधित है, समूह 2 और आवर्त 2 से संबंधित है, समूह 6 और आवर्त 2 से संबंधित है, या समूह 16 से आवर्त 3 से संबंधित है। तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तेरा खाना है, तो 2 8 6 है, तो आप इसको दो जोड़िए पहले। तो 2 8 16 हो गए ना, 2 8 और 6 कितने हो गए 16। अब ये देखिए 16 किस समूह में बैठा है और किस आवर्त में बैठा है। जब 16 है तो कौन से समूह बैठा है, 16 में समूह में बैठा हुआ है। और आवर्त आप किस से समारोगे, ध्यान रखना आवर्त के यहाँ पे 3 अक्षर दिए हुए हैं, तो 3 अक्षर दिए हुए हैं तो 3 ही क्या होते हैं, हमारे आवर्त होते हैं, ध्यान रखना। इसका डी ऑप्शन डी है। तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनों का विन्यास 2 8 6 है, यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। ध्यान रखना, किसी सेलों और सब सेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉन का विन्यास कहा जाता है। समूह 16 के तत्व को हम चैलकोजन बोलते हैं, ये ध्यान रखना कि समूह 16 के तत्व को हम चैलकोजन बोलते हैं, और समूह 15 में तत्वों को निकोजन कहा जाता है। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। समूह 18वें वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग कहा जाता है। इस तरीका से पढ़ना है। और इस तरीका की वीडियो और भी आपको चाहिए तो मुझे इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक चाहिए। 1000 लाइक आप करोगे, मेरा सहयोग दोगे, इसी तरीका की वीडियो लाऊंगा। आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, सभी क्वेश्चन इसी में से आएंगे। और मैं अपने जो नोट्स बने हुए हैं उनको नोट्सों की वीडियो भी ला रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्यों बेल आइकन से ये मिलता है क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, गुड बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।